गुड आफ्टरनून बच्चों। मेरी आवाज आ रही है आपको ढंग से और मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूँ अच्छे से। ओके, गुड बेटा। चलो तो कल मैंने आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ा दी थी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में आपने देखा था कि एनर्जी वाज इक्वल टू एच न्यू विच वाज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, या टोटल एनर्जी वाज इक्वल टू एन एच न्यू एंड दैट वाज इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा। यदि जूल में देखा जाए तो एच सी की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 हो जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एनर्जी का एन इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 डिवाइडेड बाई लेमडा। इसी को हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना हो तो दैट कम्स आउट टू बी 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एन बाई लेमडा। और इसको जब लेमडा को हम एमस्ट्रॉम में लिखेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 12420 समथिंग लाइक दिस, एन बाई लेमडा वे लेमडा इज इन एमस्ट्रॉम। ठीक बेटा, जब ये नैनोमीटर में होगा तो 1242 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले अपन ने कल की कक्षा में पढ़े थे और आई होप सो सभी बच्चों ने वो फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। ठीक है ना। तो हाँ, आज आना चाहिए। पहले एक टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद बोर मॉडल आएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, आता ही फिजिक्स में ही है एक्चुअली। पर यहाँ क्या है, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इधर उधर क्वेश्चन आ जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, केमिस्ट्री की बुक्स में भी। हालांकि है वो टॉपिक प्योरली फिजिक्स में आगे चल के, है ना। समझा देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। यदि मान लो मैं एक प्लेट लेता हूँ जो कि बनी हुई है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की। फोटो मतलब होता है लाइट, और इस पे लाइट को फॉल किया जाए, लाइट को फॉल किया जाए तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। इजेक्टेड। तो मैं कह सकता हूं कि when light is made when light is made to fall on photoelectric plate made up of पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये 1A के एलिमेंट, इनका साइज बड़ा होता है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देते हैं, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट जनरली इनकी बनाते हैं। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, electron is ejected, it is called as photoelectric effect। ठीक है बेटा। अच्छा, आप लोगों को पता है कि क्लासिकल फिजिक्स ने बताया था एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद आया? वेरी गुड बेटा। इंटेंसिटी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, है ना। कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है उस पर एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है बेटा। बट अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी आपको पता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, नॉट इंटेंसिटी। ठीक है ना। तो ये इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? फोटोन गिवन पर यूनिट एरिया। जितने ज्यादा फोटोन दिए जाएंगे एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना।
तो क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म जिसमें क्या हुआ कि ये फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट थी, इस पे लाइट को मारा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, लाइट को मारा, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक नेगेटिव प्लेट लगा दी गई। अब जो नेगेटिव प्लेट लगाई गई इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन को ऑब्वियसली थोड़ा स्लो डाउन कर देगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन जो है वो क्या होगा, या तो स्लो डाउन हो जाएगा, नेगेटिव प्लेट वाज अप्लाइड सो दैट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज स्लोड डाउन ड्यू टू द रिपल्शन फ्रॉम दिस प्लेट। बोले कुछ चमक रहा है, डायग्राम एग्जैक्टली जैसा एक्सपेरिमेंट में वैसा नहीं होगा, लेकिन आप समझ रहे हो बात को कि इधर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा था, हमने क्या किया, एक नेगेटिव प्लेट लगा दी ऊपर से। जब नेगेटिव प्लेट लगाएंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन को अपोज करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को अपोज करता है। तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पहले की तुलना में कम एनर्जी से होगा, पहले की तुलना में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन जो है कम एनर्जी से होगा इफ वी अप्लाई अ नेगेटिव प्लेट। और यदि इस नेगेटिव प्लेट का हम चार्ज बढ़ाते जाएं तो एक वो समय आएगा जबकि यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो when negative plate was applied, the ejection of electrons slowed down and at certain potential it stopped. Slowed down, and on increasing the potential that and on increasing the potential the ejection of electron was not there. ठीक है। तो अब लिखने की जगह नहीं है तो मैं दूसरे तरफ लिखूंगा, आप जो है इतना उतार लो, उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ। जो कल क्वेश्चन दिए थे उसके डाउट ग्रुप पे ही आपको पूछना है ना बेटा, ग्रुप पे आप डाउट डाल दो, आई विल आंसर यू द डाउट्स, है ना। चलो, आज मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा शाम को आपकी क्लास के बाद। फिर आप देखना आपको कौन से क्वेश्चन उसमें नहीं आ रहे हैं वो मुझे बताना। कुछ क्वेश्चन इररिलेवेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं छांटता नहीं हूँ, जो भी दिखता है वो पूरा दे देता हूँ, है ना। तो यदि वो इररिलेवेंट है तो मैं बता दूंगा ये इररिलेवेंट है क्वेश्चन, इसको छोड़ दो, जैसा लास्ट टाइम हुआ था। मिटा दूं बेटा क्या, आप लोग जैसा कहें। सबने नोट कर लिया, ओके ठीक। चलो, तो जब नेगेटिव प्लेट लगाई गई तो नेगेटिव प्लेट ने रिपल्शन किया इलेक्ट्रॉन का, तो इजेक्शन जो था वो स्लो डाउन हो गया। ऑन अप्लाइंग नेगेटिवली चार्ज प्लेट, हो सकता है बुक में लिख दे नेगेटिव पोटेंशियल, बात तो एक ही होगी।
ejection of electron slowed down. Now potential of negatively charged plate was increased. पोटेंशियल को क्या किया गया बेटा? इंक्रीज किया गया. Potential of negative charge plate was increased. It was found that so that the ejection of electron stopped, was increased. So that ejection of electron was stopped. Ejection of electron was stopped. इजेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? स्टॉप हो गया. ठीक है बेटा, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा. सो दैट द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज स्टॉप्ड. इजेक्शन इलेक्ट्रॉन का स्टॉप हो गया नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाने में. ठीक है बेटा, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे प्लीज. इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज स्टॉप्ड. अब क्या होता है, हमको ये पता था कि एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इंटेंसिटी. एनर्जी जो थी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा अच्छा नेगेटिव चार्ज का वो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन जो है वो स्टॉप हो गया है. एक काम करो, इंटेंसिटी बढ़ाओ. इंटेंसिटी बढ़ाओ. जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन वापस से चालू हो जाना चाहिए. और इंटेंसिटी का मतलब क्या था? फोटोन पर यूनिट एरिया बढ़ाना था. ठीक है ना, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बढ़ाना था. सो इन ऑर्डर टू अगेन स्टार्ट ejection of electron intensity was increased. That is number of photons per unit time per unit area was increased. इंटेंसिटी को क्या हुआ? इंक्रीज कर दिया गया. ठीक है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से उस समय जो गिवन एनर्जी है वो बराबर किसके थी? वीडियो लैग हो रहा है बेटा, सभी को लैग हो रहा है या सिर्फ एक ही बच्चे को लैग हो रहा है? वीडियो और आवाज सबको सही आ रही है, क्लियर आ रही है? तो बेटा जिसको नहीं आ रही है एक बार मीटिंग से बाहर जा करके अंदर आ जाओ, है ना. तो क्या हुआ कि उन्होंने फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बढ़ा दिया, वाज इंक्रीज. क्योंकि क्लासिकल थ्योरी जब तक चलती थी तब तक तो यही मानते थे कि इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? एनर्जी. तो उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ाई. इवन ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी it was seen
that no photoelectron was ejected, but if frequency was increased, then immediately photoelectric ejection starts. Immediately फोटो इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं होता। लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इमीडिएटली फोटो इलेक्ट्रॉन was ejected. Immediately photoelectron was ejected without a time lag. Without a time lag. Correct? Therefore, to explain photoelectric effect, Planck quantum theory was used. According to which energy is directly proportional to frequency, not intensity. बेटा क्लासिकल फिजिक्स का ये व्यू था कि जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पर यूनिट एरिया इम्पैक्ट बढ़ते जाएंगे, फोटोन बढ़ते जाएंगे, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा और एक समय आएगा जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। पर ये देखा गया कि ऐसा हो नहीं रहा है। आप इवन आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बढ़ा भी रहे हो, तो भी जो है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये बात तो समझ में आ गई कि फोटो एनर्जी वाज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो उन्होंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी का यूज किया, उन्होंने बोला था एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, as soon as the frequency was increased, then immediately photoelectron was ejected without a time lag. To explain photoelectric effect, Planck quantum theory was used, according to which energy is directly proportional to frequency, not intensity. क्या सब लोगों को एक्सपेरिमेंट समझ में आया बेटा? एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा होगा? सब लोगों को थोड़ा समझ में आया एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा होगा? एक फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट थी, उस पर लाइट मारी गई, उन्होंने देखा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। एक नेगेटिव प्लेट लेके आए, इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन को स्लो डाउन किया, नेगेटिव प्लेट पे और नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया। एक समय आया जब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बंद हो गया। जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बंद हो गया था, उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। मैंने अभी लिखा नहीं यहाँ पे, मैं लिखना भूल गया एक्चुअली। ठीक है बेटा? बेटा सबको समर्थ, सभी को स्क्रीन क्लियर है बेटा? आपको क्यों नहीं क्लियर मैं नहीं कह सकता बच्चे, लेकिन मैं अभी मोबाइल पे देख रहा हूँ, मेरे को सब कुछ क्लियरली दे रहा है दिखाई, है ना? बाकी बच्चे इसको बेटा कंफर्म कर सकते हैं कि उनको पूरी स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है। क्लियर है बेटा? बाकी बच्चे भी कंफर्म कर रहे हैं कि सबको क्लियर है ना? आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लो, जस्ट इसके बाद में, है ना? अब टॉप ऑफ द बोर्ड इज नॉट विजिबल, मेरी समझ में तो विजिबल है बेटा, मेरे को तो दिखाई दे रहा है सब कुछ यहाँ पे, और कई बच्चों को भी दे रहा है दिखाई, तो आई सपोज दैट के विजिबल है ना? व्हाट यू शुड डू इज दैट कि आपको एक बार, कोई बात नहीं, आपको या तो मीटिंग से बाहर जाके अंदर जाओ, नहीं तो आप नोट्स देख लो, है ना? सर स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है बेटा वो पोटेंशियल है जिसपे फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन जो था वो बंद हो गया था। क्या हो गया था? फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन जो था बंद हो गया था। दैट वाज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है? किसी बच्चे ने बीच में पूछा सर बीटा रेज गामा रेज नहीं पढ़ा है, ये सब बेटा फिजिक्स का पार्ट है, न्यूक्लियस में जो आता है। रेडियो एक्टिविटी एक टॉपिक है फिजिक्स में, वहां आएगा बेटा, है ना?
तो यहाँ जरूरत नहीं थी, वो जरूर एनसीईआरटी में कहीं पे लिख दिया गया, अब उसकी टेंशन मत लो, है ना। फ्रीक्वेंसी वाज इंक्रीज्ड मींस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया गया बेटा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटो इलेक्ट्रॉन? नो डिफरेंस बेटा। फोटो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आर सेम। लाइट की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, बस ये बात है, अदरवाइज दे आर सेम। ठीक है बेटा। अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया गया, इसका क्या मतलब? एक बच्चे ने ये पूछा है बेटा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया गया मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया गया था, है ना। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया गया था। फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो आप एक बार जाकर के नोट्स में देखो, मैंने आपको फोटो वो क्या नाम है जो क्लासिकल थ्योरी पढ़ाई थी उसमें बताया था, या 1/टाइम लिखाया था, 1/टाइम पीरियड लिखाया था, है ना। इंटेंसिटी बेटा नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो होते हैं उनको बोलते हैं इंटेंसिटी। जैसे कि आप ऐसा समझो कि ये एक प्लेट है, मान लो इस प्लेट का ये एक बड़ा एरिया है, ठीक है। इस पे फोटोन मान लो पहले 50 गिर रहे थे, पहले 50 गिर रहे थे इस पे फोटोन, इतने बड़े एरिया पे। अब इतने बड़े एरिया पे उसी समय में 100 फोटोन गिर रहे हैं, तो इंटेंसिटी डबल कर दी गई। ठीक है बेटा, जिसने पूछा था उसको क्लियर हो गया? ठीक है बेटा। हाँ, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो आप इसको फटाफट बेटा नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये और थोड़ा समझाता हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ मेरे पास जगह नहीं बची हुई है, सो इट वाज स्टॉप, ejection of the photon was stopped. This potential is called as stopping potential. This potential is called as stopping potential. चलो कोई बात नहीं, अलग से लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से लिख दूंगा। ठीक है, चलो तो अब मिटाता हूँ इसको। अब थोड़ा सा नीचे ही लिखूंगा, क्योंकि बोर्ड वैसे खत्म हो जाता है तो फिर हमको बार बार मिटाना, तो बोर्ड का जितना ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है उतना ज्यादा मैं इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, मैक्सिमम भाग बोर्ड का इस्तेमाल होता रहे। खैर, अब बच्चों देखो, हमने क्या किया, इधर एक फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट ले लिया, यहां से लाइट को इम्पैक्ट किया और देखा कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, it was seen if frequency of light was a certain value, below a certain value, और उस सर्टेन वैल्यू को बोलते थे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नो फोटो इलेक्ट्रॉन वाज इजेक्टेड। Whatever may be the intensity, ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो मैंने आम का पेड़ बना दिया और इस पे एक आम लटका हुआ है ना, और यहाँ पर एक बच्चा खड़ा होकर के
इस पे पत्थर मार रहा है, जो ये इस पे पत्थर मार रहा है, भले ये इस पे 100 पत्थर मारे, 200 मारे, 400 मारे, यदि इससे पत्थर की एनर्जी एक निश्चित एनर्जी से कम है तो आम नहीं टूटेगा। इसको आप ऐसे समझो, ठीक है ना बेटा। पहले ये 50 पत्थर मार रहा था आम पे पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में। अभी ये पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया में 100 पत्थर मार रहा है, लेकिन उतनी एनर्जी से मार रहा है जितनी एनर्जी से पहले मार रहा था। पहले भी आम नहीं टूट रहा था, अब भी आम नहीं टूटेगा। एनर्जी इधर की बढ़ानी पड़ेगी, तब आम टूटेगा। और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या बढ़ाना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। आई होप सो आपको ये सिंपल एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो तो अपन बोल देंगे क्या? इंटेंसिटी। ठीक है ना। एनर्जी की बात यदि करें, सो एनर्जी की यदि बात करें तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी, नॉट टू व्हाट? नॉट टू इंटेंसिटी। आप कितने इंपैक्ट कर रहे हो इससे मतलब नहीं है, आप कितने इंपैक्ट कर रहे हो इससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आपने जो इंपैक्ट किया है वो एक निश्चित एनर्जी से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है बेटा। सर, व्हाई इलेक्ट्रॉन वर ejected on increase of intensity? Because if logically see this, more photon, more energy means more electron get ionized to jet. ठीक है बेटा, सही है, बहुत अच्छा। लॉजिकली आपने क्वेश्चन पूछा है। आपने पूछा है कि यदि इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे तो मोर नंबर ऑफ फोटोन वाज देयर, सो मोर इलेक्ट्रॉन्स विल एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड दे शुड गेट आउट। बात आपकी बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन जब वो इंटेंसिटी तो ज्यादा है लेकिन जो एनर्जी है, फोटोन तो बहुत सारे हैं लेकिन किसी में वो एनर्जी नहीं है जो उसको आम को तोड़ पाए। समझ रहे बात को? आपके पास बहुत लोग हैं पर वो काबिल नहीं है। आप बोलने से ज्यादा मेरे को सुनने की कोशिश करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आप बहुत सारे इम्पैक्ट कर रहे हो लेकिन कोई भी इम्पैक्ट जो है, कोई भी इम्पैक्ट जो है वो पर्याप्त एनर्जी का इम्पैक्ट नहीं है। तो आप नंबर ऑफ इम्पैक्ट तो बढ़ाओगे लेकिन उसमें चूंकि पर्याप्त एनर्जी नहीं है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी। नाउ हैव यू लिसन टू मी? क्या आप लोगों ने ये सेंटेंस ध्यान से सुन लिया है? क्या आपने सेंटेंस ध्यान से सुन लिया है? तो बस ये सेंटेंस सुन लिया और ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया तो खत्म हो गई बात। इसके अलावा मुझे कोई क्वेश्चन ना बताना है, ना किसी क्वेश्चन पे विचार करना है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि बार बार यदि आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो आप नंबर ऑफ इम्पैक्ट पर यूनिट एरिया बढ़ा रहे हो, लेकिन कोई भी इम्पैक्ट सफिशिएंट एनर्जी का नहीं है तो बढ़ाते रहो इम्पैक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात? आप नंबर ऑफ ट्राई तो बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ ट्राई तो बढ़ा रहे हो, लेकिन लेकिन सफिशिएंट एनर्जी का कोई भी ट्राई नहीं किया गया है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। अब बात को आगे सुनो। अब क्या हुआ कि ये फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉन आया, इस पे आके पड़ा। इफ ओके, यहीं पे एक बात बता देता हूं। Thus we can say that to eject a electron you require minimum energy of light given. Minimum energy of light given. This energy is called as
क्या बोलेंगे बेटा इस एनर्जी को? अभी ऊपर एक शब्द का प्रयोग किया गया था, वही बोलेंगे। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर इसके लिए एक और शब्द यूज किया जाता है, और वर्क फंक्शन, या फिर इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन, या क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है बेटा सबको इतनी बात? अब जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, या एक और नाम उसके लिए यूज किया गया है जो कि है वर्क फंक्शन। थोड़ी देर तक आप लोग पेशेंस बनाए रखो, मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा, सब दिमाग पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? वर्क फंक्शन, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। इस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और चूंकि एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियसली जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन, ठीक है बेटा। क्या बात क्लियर है आप लोग को? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? फ्रीक्वेंसी के। तो आपको फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जो लाइट दी जा रही है, इसकी एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो, ठीक है बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो, या फिर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है? ठीक है बेटा। अब आगे ध्यान से सुनेंगे आप लोग, बात सबको क्लियर होती जाएगी। इफ एनर्जी गिवन is greater than threshold energy, photoelectron will be ejected with some kinetic energy. यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी, है ना? और इधर मान लो आपने एनर्जी ज्यादा दी, तो कुछ तो एनर्जी लग जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उखाड़ने में, और जो बची हुई एनर्जी होगी वो लेके इलेक्ट्रॉन आगे ट्रेवल कर जाएगा, और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या ये बात पल्ले पड़ी? इधर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए थी, मान लो 10 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए थी, और आपने फोटोन दिया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो 10 तो लग जाएगा इलेक्ट्रॉन को उखाड़ने में, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो ट्रेवल कर जाएगा। समझ गए बात को? एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर मैं लिख सकता हूं एनर्जी गिवन माइनस ई थ्रेशोल्ड, या इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ये एक फॉर्मूला आ गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, ठीक है? इसको नोट कर लो, और कहानी सुनाता हूं इसी पे आधारित। सरल है बेटा, बहुत ही ज्यादा सरल है, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखते रहना। जब आप नोट कर लें तो मुझे बता दें। चलो, नोटेड। आगे बढ़ते हैं।
बात आती है तीन कंडीशन हो गई। कंडीशन 1, सपोज E given less than E threshold, no photoelectron ejected। किसी को कोई डाउट नहीं होगा? E given is equal to E threshold, photoelectron will be ejected with zero kinetic energy, with zero kinetic energy। और E given greater than E threshold, electron will be ejected with kinetic energy बराबर E given minus E threshold। करेक्ट है बेटा? क्या तीनों कंडीशन समझ में आई बच्चों? फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। ठीक है, तीन कंडीशन हो गई। अब तुमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब ये वाला पोर्शन डल जाता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E given minus E threshold, so that will be equal to H nu given minus H nu threshold. This is given frequency, this is threshold frequency, that is minimum frequency required to for photoelectric ejection. Threshold frequency is ejection। ठीक है बेटा? This H nu is also called as work function, this quantity is also called as, भूलना नहीं है इसको, है ना बेटा? This is also called as work function, this is kinetic energy। अच्छा मुझे बताना, क्या मैं लिख सकता हूँ हाफ एम बी स्क्वायर, where m is mass of photoelectron ejected, mass of electron, and v is velocity of electron, so that will be equal to half mv square will be equal to h nu minus h nu naught, इसको न्यू नॉट कर देता हूँ बेटा ना। आई होप सो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। सो हाफ एम बी स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी कॉमन ले लो, 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। आई होप सो समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सरल है, कोई इसमें मतलब रॉकेट साइंस है ही नहीं। क्या करें, बोलो बेटा?
आई होप सो सब लोग को समझ में आ रहा हो, है ना? सरल है बिल्कुल, क्योंकि न्यू बराबर सी बाई लेमडा होता है बेटा, सी तो कांस्टेंट होता है, सी बाई लेमडा नॉट हो जाएगा, न्यू नॉट बराबर सी बाई लेमडा नॉट हो जाएगा। कोई बोले सर ये सी नॉट बाई लेमडा नॉट होगा, ऐसा मत बोलो यार, सी तो कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लिख लो। हाँ बेटा, फॉर अ पर्टिकुलर मेटल द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट। एक किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना? जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको और इसमें माइन्यूट माइन्यूट छोटी छोटी बातें बताता हूँ, जल्दी से नोट कर लें इसको। फिर मैं आपके उस सवाल का भी जवाब दूंगा जब एक बच्चे ने मेरे से बोला था कि सर यदि नंबर ऑफ इम्पैक्ट ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बढ़ जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि वो डिस्कशन कहां पे रेलिवेंट हो सकता है। चलो तो नोटेड, नोटेड। काइनेटिक एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ गिवन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी गिवन। ठीक है बेटा, आप चाहो तो लिख सकते हो, kinetic energy of photoelectron ejected is directly proportional to frequency given and inversely proportional to wavelength, क्योंकि एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड होती है वेवलेंथ के और डायरेक्टली रिलेटेड होती है फ्रीक्वेंसी के, बशर्ते वो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को क्रॉस करती हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो, तभी काइनेटिक एनर्जी होगी। मैंने जो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल शुरू में बताया था, मैं उस पर वापस लौटता हूं और आपको कुछ बातें समझाता हूँ। देखो बेटा, ये ऐसा था कुछ, और यहां से एनर्जी आ रही थी, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे, याद करो आप, एक बार हुआ था जब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया था, नेगेटिव प्लेट लगा दी थी, करेक्ट? तो फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन यहाँ से क्या हुआ था, स्टॉप हो गया था, और जिस पोटेंशियल पे स्टॉप हुआ था उसको बोला था स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक? अब जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली होती है इक्वल टू Q इंटू वी, वेयर Q इज चार्ज प्रेजेंट एंड V इज पोटेंशियल अप्लाइड, पोटेंशियल अप्लाइड, करेक्ट है? तो ये रिपल्सन, इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव पोटेंशियल है इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिपल्शन आ रहा है। अच्छा, जिस समय समझना, इसकी एनर्जी, जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, देखो कुछ एनर्जी तो लग रही है इनको तोड़ने में, मेरी बात को ध्यान सुनना, ये कुछ ऐसा है जैसे कोई फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट होती है, तो ये मान लो इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा हुआ है, तो इधर से आया ये, इन दोनों के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के संबंध को तोड़ने में ही कुछ एनर्जी लग जाएगी, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, करेक्ट है? बाकी एनर्जी से वो ट्रेवल करता है। तो यदि मैं यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज प्लेट लगा देता हूँ तो वो इसको स्लो डाउन कर देता है, इसकी एनर्जी को बढ़ाता जाऊं जो कि इसके नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा के हो सकता है, तो जब इसकी एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी, तो क्या वो, देखो काइनेटिक एनर्जी से वो इसको ट्रेवल कर रहा है, और जो इधर से रिपल्शन आ रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो उसको स्टॉप कर रहा है। तो जिस समय इसकी इलेक्ट्रॉन की इधर से बाहर निकलने वाली काइनेटिक एनर्जी इसके द्वारा रिपल्शन करने वाली पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, उस समय इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बंद हो जाएगा। बेटा, एक तो एनर्जी लग रही है उनके संबंध को तोड़ने में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के,
उसको बोला थ्रेशोल्ड एनर्जी, करेक्ट है। एक तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के संबंध को तोड़ने में कुछ एनर्जी लग गई। ये एटम था, ये न्यूक्लियस था और ये इलेक्ट्रॉन था, तो कुछ तो इनमें था एक अट्रैक्शन। उस अट्रैक्शन को तोड़ने में एक एनर्जी लगी होगी जिसे बोला थ्रेशोल्ड एनर्जी, और बाकी एनर्जी से ये ट्रेवल कर गया था। पर यहां हमने जब नेगेटिव प्लेट लगाई तो उसने इसकी ट्रेवलिंग को स्टॉप, मतलब स्लो डाउन कर दिया। हम यहाँ का पोटेंशियल बढ़ाते गए, तो वो एनर्जी, जब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जिससे वो रिपेल कर रहा है इसको, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। दैट इज द टाइम एट विच द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी स्टॉप्ड। सो द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट विल बी कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो उस समय जो पोटेंशियल होगा प्लेट का, उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप सो पल्ले पड़ गई होगी बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है बेटा, अब when potential of negative plate is equal to stopping potential, ejection of photoelectron is not there. यार ऐसा करो, when potential of negative plate is equal to ejection is there but with zero kinetic energy, ejection of photoelectron with zero kinetic energy, ठीक है ना। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं एक बार के लिए, यदि मेरे से कोई बोले तो, मेरे पास था E is equals to kinetic energy is equals to E given minus E threshold, करेक्ट। तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी के बराबर, क्या मैं, समझना बात को, पहले तो लिखता हूं हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एक नई इक्वेशन बन जाएगी और वो होगी ई वी नॉट, वेयर ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, is equal to E given minus E threshold। इसी को बोल सकता हूँ E वन नॉट इज इक्वल्स टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट, और इसी को बोल सकता हूँ E वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। प्लीज डू अंडरस्टैंड, ये V है और ये न्यू है। क्या सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? बात एक कंसेप्ट का है और दूसरा फॉर्मूले। फॉर्मूला आया कि नहीं आया? सेकंड केस में समझ में नहीं आया कि क्या नहीं आया समझ में? कैसे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा विद जीरो काइनेटिक एनर्जी? बेटा ऐसा है, यदि आप पिक्चर देखो, एक बच्चे ने पूछा है जीरो काइनेटिक एनर्जी कैसे इजेक्ट होगा, है ना। तो बात यह है, सरल सी बात है कि आपके पास उतनी ही पर्याप्त एनर्जी कि आप संबंध तोड़ पाओ। जैसे आप पिक्चर देवदास देखो तो उसमें हीरोइन भाग के जा रही है और वो शायद जस्ट गेट पे पहुंचती है और दरवाजा लग जाता है। आप इसका उल्टा सोचो, आप ऐसा समझो कि वो हीरोइन जस्ट गेट क्रॉस करके दूसरी तरफ गिरी ही थी और गेट लग गया। मतलब उसके पास सिर्फ इतनी एनर्जी थी
इतनी एनर्जी थी कि वो संबंध तोड़ पाए, लेकिन आगे ट्रेवल नहीं कर पाए, ठीक है ना। सो दैट इज द सिचुएशन कि फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बेटा? अब अरे रुक जाओ यार, तुम लोग क्या मतलब कैसा बातें करते हो? एक तरफ एक बच्चा बोल रहा है समझा दो, दूसरा बोल रहा है सामने से हट जाओ, ये कोई बात होती है? नाउ जस्ट कीप क्वाइट। नाउ सर फॉर्मूला रिपीट कर दो। भाई फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी बराबर ई गिवन माइनस ई थ्रेशोल्ड है, ये फॉर्मूला 2-3 बार हो गया है। अब तुमको पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, जो कि ई वी नॉट के बराबर है, बिकॉज एनर्जी ड्यू टू दिस प्लेट इज इक्वल्स टू क्यू वी, वेयर क्यू इज चार्ज एंड वी इज द पोटेंशियल अप्लाइड। अब चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? ई होता है, और पोटेंशियल अप्लाइड कितना बोला अपन ने? स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट। सो दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज वी नॉट। सो काइनेटिक एनर्जी बराबर ई वी नॉट के हो जाएगी, ठीक है बेटा? कंसेप्ट कुछ समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी जो थी, आप उसी से तो धक्का देकर के स्टॉप कर, देखो इधर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, एक बार ध्यान से सुन लो सभी लोग, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा था और यहाँ से रिपेल हो रहा था, तो भाई वो उसी एनर्जी से तो जा रहा था, काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से जा रहा था और ये रिपेल कर रहा था। तो जब इसके द्वारा उत्पन्न की गई एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी, तो ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी नॉट के, और चूंकि क्यू बराबर ई है तो इसलिए ई वी नॉट कर दिया। काफी है ना बेटा? काफी है ना? आप जिस एनर्जी से जा रहे थे मैंने उसकी ठीक उल्टी एनर्जी लगा दी है, खत्म बात, ठीक है ना। चलो अब इसको नोट कर लो, अब इसको नोट कर लो, बाद में मैं फॉर्मूला रिवाइज करवा दूंगा आपको। अब मैं इसको मिटाना भी चाहता हूँ और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थोड़ा बेसिक बातें और करना चाहेंगे, ठीक है ना। चलो अब समझना आप बात। मैंने ऊपर ये लिखा था कि इफ द फ्रीक्वेंसी गिवन इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, है ना, ऐसे ही लिखा था ना मैंने, फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। मैं उसी को और थोड़ा फाइनली डिफाइन करता हूं कि सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा था मैं, और इस सेंटेंस में क्या गलती का एलिमेंट हो सकता है, क्या असम्पशन है इस सेंटेंस में, वो भी बता। देखो बेटा, हमें थोड़ा एटम के स्ट्रक्चर को, सॉरी एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर को या मेटल के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। मान लो मेरे पास पोटेशियम मेटल है, तो उसमें एटम्स जो अरेंज होंगे वो एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे कुछ इस तरह से अरेंज होंगे, और ऐसी करोड़ों अरबों लेयर्स होंगे, है ना, क्योंकि एटम की कोई भी प्लेट हो उसकी कोई मोटाई तो होती है। याद करो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में कितनी पतली प्लेट थी, इसके बावजूद 500 लेयर ऑफ एटम थी मोटाई में। तो ये मैं मोटाई में ही चल रहा हूँ, ठीक है ना। अब समझना, जब यहाँ से लाइट आती है बच्चों, तो लाइट आई, हम मान लो इस पे पड़ी, और इस लाइट की फ्रीक्वेंसी जो थी न्यू वाज ग्रेटर देन न्यू नॉट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन अब ये मोटाई में है, मतलब ये एक लेयर नहीं है, ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, ये और इनर लेयर है, ये और इनर लेयर है, 3 डायमेंशनल चीज है, बोर्ड पे तो नहीं बन सकती, लेकिन आप ऐसा समझो मोटाई में है ना। तो जब वो इस लेयर पे ना पड़ के ये लाइट आके इस पे पड़ी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ, तो वो तो कहीं भी टकरा टुकरू करके इधर जो है एब्जॉर्ब हो सकता है, और हो सकता है कि प्रैक्टिकली प्लेट से कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो। बोलो 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 बोलो, क्या हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? In spite of the fact that the energy given was more than threshold energy, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ, मान लो इस पे टकरा गया या इधर से रिपेल हो गया, तो बाहर निकल ही नहीं पाया, वो इधर ही इंटरस्टिशियल एरिया में कहीं पे पड़ा रह गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन तो नहीं हुआ बेटा प्लेट से। क्या बात क्लियर है बेटा? क्या बात क्लियर है सब लोग को? दिमाग मत लगाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, ठीक है ना। मतलब क्या है, मतलब क्या नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं है ना कुछ बोलना है,
नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं आगे सिलेबस को नहीं बढ़ा पाऊंगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बता दो आप मेरे को। ठीक है ना, हाँ। अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से। तो बोले सर आपने तो कहा था फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन होगा, तो इट मे बी देयर, इट मे नॉट बी देयर। पर यदि लाइट के फोटोन आपने बहुत सारे संख्या में मारे, यदि लाइट के फोटोन आपने बहुत सारे संख्या में मारे, एक आध नहीं, दो चार नहीं, करोड़ों फोटोन्स आपने इसके ऊपर मार दिए, ठीक है बेटा, प्लेट के ऊपर आपने करोड़ों फोटोन मार दिए, और सबकी जो एनर्जी है वो एक जैसी है, उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन 100% होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे तो सरफेस वाले पे भी पड़ेंगे ना बेटा, बहुत सारे तो सरफेस वाले पे भी पड़ेंगे ना। तो जब हम ये कहते हैं कि एनर्जी गिवन इज मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, द फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन विल अकर, तो अजम्पशन ये होता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या असीम थे, बहुत सारे थे, या फिर सिर्फ आउटर लेयर के द्वारा इंटरेक्शन हुआ है। क्लियर है बात? तो कल के दिन एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि इफ द एनर्जी गिवन इज मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर अ फोटोन, if the energy of a photon given is more than threshold energy, the photoelectric emission, A option will always occur, may occur, may not occur, never occur, never occur, I know nothing। तो कौन सा आंसर होगा? मे और मे नॉट अकर। करेक्ट है बेटा? यदि कोई आपसे क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करे, इफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन गिवन इज मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी and the number of photon impacted on the surface of the metal is infinite, will photoelectric ejection occur? It will always occur, may occur, may not occur, तो it will always occur। क्या सब लोग को बात समझ में आ गई बेटा? अब जो लोग ध्यान से सुनते हैं उनको आ गई होगी, जो नहीं सुनते उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, रिपीट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब आप रिकॉर्डिंग में दोबारा देखो। ठीक है, यदि एक फोटोन दिया तो हो सकता है कि इजेक्शन हो जाए, और हो सकता है इजेक्शन ना भी हो, इवन इफ द एनर्जी गिवन इज मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है बेटा, if only one photon is given, photoelectron may be ejected, may not be ejected, even if energy given is greater than E threshold। क्लियर है बेटा? भले एनर्जी गिवन ज्यादा हो, क्योंकि ये हो सकता है कि ये आया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और यहीं कहीं फंस के रह गया, इधर से इलेक्ट्रॉन ने इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया, तो इधर ही रह गया। बट इफ photon given are numerous in number, and energy of photon given is more than threshold energy, photon will always be electron will always be ejected। इलेक्ट्रॉन 100% टाइम इजेक्ट होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे दिए, तो कुछ अंदर की ओर आए तो कुछ आउटर सरफेस को भी तो स्ट्राइक कर सकता है ना, और उसको जाने से कोई नहीं रोकेगा, वो इलेक्ट्रॉन सीधा का सीधा इधर से चला जाएगा। है ना बेटा? कारण कुछ भी इलेक्ट्रॉन के रुकने के, यदि आपने इनफाइनाइट नंबर दिए हैं तो बेटा कुछ तो इजेक्ट होंगे, जितने दिए हैं वो सारे इजेक्ट हो जाएं, जितने फोटोन दिए उतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएं, ये जरूरी नहीं है। बोलो एग्रीड के नॉट एग्रीड? जितने फोटो इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो सारे के सारे इजेक्ट हो जाएं, एग्री, ये जरूरी नहीं है। नहीं है ना बेटा? एक बात और,
जो एक बच्चा बीच में बोल रहा था अभी सुनना, और आप ही लोग मुझे बताना, क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने लिया है वो भी एक आइडियल सिचुएशन के लिए है, या फिर हर सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी उतनी होगी? जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिया है, बहुत बढ़िया आंसर, आंसर है आइडियल सिचुएशन में उतना है। हर सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है काइनेटिक एनर्जी कम आए, तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला काय के लिए होगा? वो फॉर्मूला होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए। अरे बोलो आया कि नहीं आया? तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हाँ बेटा लाइट चली गई लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी। मैं लाइट का मोड बदल देता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। लो लाइट वापस आ गई, चलो ठीक है, मैं सामने से हट जाता हूँ। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आपने लिखी है वहां पे आप अपने नोट्स में आप वो बात लिख लो, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वो आपने लिखा है ना काइनेटिक एनर्जी बराबर ई गिवन माइनस ई थ्रेशोल्ड, वहां पे लिखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर। अब आपको समझ में भी आ गया होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है। आया कि नहीं आया? आना बोलना पड़ेगा, आया कि नहीं आया? आया ना, बस ठीक है। अब इसको मैं मिटाऊंगा, आप जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, ठीक है। चलो अब और बात समझते हैं। अब सुनो, अब एक बच्चे की उस ओरिजिनल बात पे आ जाते हैं जहां पे वो कह रहा था सर मोर द नंबर ऑफ फोटोन होंगे तो उतना ज्यादा इजेक्शन होना चाहिए। ये बात सही है, पर कब? जब हर फोटोन के पास जो एनर्जी है, इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ जाएगा। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा करंट होता है। बोलो हाउ, बोलो हाउ, जितना ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा करंट होगा। बोलो बेटा, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी ना। करंट ज्यादा होगा यदि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी। बोलो यार, होगी कि नहीं होगी बेटा, है ना? अब समझना आप मेरी बात को ध्यान से। वो बच्चा ये बोल रहा था कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन आएंगे सर उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये थी कि पहले जो फोटोन दिए जा रहे थे उनमें से एक भी काबिल फोटोन नहीं थी एक की भी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा नहीं थी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? उस बच्चे की बात कब सही होती है? वो बच्चा जो बोल रहा था कि सर मोर द नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया मोर द इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, वो बात सिर्फ तब सही होगी जब द फोटॉन्स हैव एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। बोलो बेटा, बोलो बेटा, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? व्हेन फोटॉन्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, तब आपकी ये बात सही होगी। ठीक है बेटा? सो इफ आई राइट हियर, if given photons have energy greater than threshold energy, greater than threshold energy, ठीक है बेटा? अरे चालू नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। if energy is greater than threshold energy, then more the intensity, more the number of photoelectron ejected.
Therefore, intensity is directly proportional to current, directly proportional to number of photoelectrons ejected. Given the condition E given is greater than E threshold. आई होप सो मैं आपको बातें समझा पाया हूँ. हाँ ना, समर्थ ने क्वेश्चन बोला है कि इफ द नंबर ऑफ फोटोन गिवन इज ओनली वन and the energy of the photon is very very high, always the photoelectric ejection will occur. समर्थी कतई जरूरी नहीं है. ये भी तो हो सकता है बेटा कि वो कभी टकराए ही नहीं और इंटर न्यूक्लियर गैप से ही सीधा निकल जाए. बोलो समर्थ, ये भी तो हो सकता है बेटा, जो फोटोन आया वो कभी टकराया ही नहीं, वो जो इंटर न्यूक्लियर गैप था उससे ही निकल गया बाहर. तो मे बी और मे नॉट बी, दैट विल द मोस्ट करेक्ट आंसर. ठीक है बच्चे, ओके. तो गिवन द कंडीशन ये गिवन है, ठीक है. अच्छा आप एक बात बताओ, फिजिक्स में आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ा दिया क्या सर ने? फिजिक्स में आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ाया क्या सर ने? नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया. ओके चलो ठीक है. अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं पढ़ाया है तो इसमें मैं कैसे करूं? चलो मैं बता देता हूं. एक इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. टाइम खराब हो जाएगा लेकिन यार इसमें जो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे y होता है वेरिएबल ऑन y एक्सिस, x is variable on x axis, c is a constant, and m is slope. C is a constant and its value is equal to इंटरसेप्ट. ठीक है, और इज इक्वल टू स्लोप बराबर tan थीटा. समझा देता हूँ ये सब चीजें क्या है. पहले आप ये लिख लो जो लिखा हुआ है, समय ना हो जाए, मुझे ये डर है. 5-8 हो. चलो आपने 10th में तो पढ़ी होगी बेटा, पढ़ा है 10th में, पढ़ा है क्या ये? 9th-10th में आता है क्या? अरे वाह बहुत बढ़िया. चलो बहुत बढ़िया. जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है. आप इसको पहले नोट कर लो फिर मैं आपको समझा देता हूँ. जल्दी करो, जल्दी करो नोट. ओके नोटेड. अब समझना, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं. आप इसको जब 12th में पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में तो थोड़े से डिटेल और बढ़ जाएंगे, कंसेप्ट नहीं बढ़ेगा. कंसेप्ट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया है. थोड़े से डिटेल्स बढ़ेंगे बेस्ड ऑन मैकेनिक्स एंड ऑल. चलो तो बेटा जैसे मान लो ये y हो गया, ये x हो गया,
ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसमें स्लोप है और स्लोप के लिए tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो बराबर स्लोप होता है, वो बराबर m के होता है। ये y है, ये x है, और जो ये वैल्यू होगी दिस इज इंटरसेप्ट। और ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, विच इज इक्वल्स टू c। जैसे कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, वैसे यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अब किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए वैल्यू कांस्टेंट है बेटा, किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होगा ना किसी मेटल का, क्योंकि मेटल में तो एक निश्चित अमाउंट ऑफ एनर्जी से उसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ होता है, और जो निश्चित अमाउंट ऑफ एनर्जी से उसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है वही एनर्जी तो वर्क फंक्शन के बराबर होती है, तो वो तो कांस्टेंट हो गया h नॉट। बोलो हाउ, किसी एक पर्टिकुलर मेटल के लिए कांस्टेंट है, अलग अलग मेटल में अलग अलग होगा। कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मेटल, अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ कोर्स, ठीक है। और h न्यू क्या है, ये वेरिएबल है। इनफैक्ट कोई बोल सकता है सर h तो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, h कांस्टेंट है तो भी h न्यू की वैल्यू तो वेरिएबल होगी ना, क्योंकि ये वेरिएबल है तो इन दोनों की वैल्यू भी तो वेरिएबल हो जाएगी, न्यू बदलोगे तो h न्यू बदल जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, दिस इज वेरिएबल और दिस इज ऑल्सो वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, तो क्या ये वाला वेरिएबल y के बराबर हो जाएगा, ये वाला वेरिएबल जो है x के बराबर हो जाएगा, और ये वाला जो वेरिएबल है वो c के बराबर हो जाएगा। बोलो बेटा, बात चमक रही है। तो यदि मान लो किसी ने ग्राफ ऐसा प्लॉट किया, आपका किसी ने ग्राफ इस तरीके से प्लॉट किया कि उसने ग्राफ प्लॉट किया काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर रख दिया उसने क्या, h न्यू, और ग्राफ प्लॉट किया, तो आप सोचो इसमें क्या होगा। इसमें यदि देखा जाए तो इधर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इसमें तो स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि प्लस सी है, पर यदि वहां नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, नीचे की ओर आएगा, तो कुछ नेगेटिव हो गया, करेक्ट है। और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, क्या ये वैल्यू h न्यू नॉट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि c के बराबर यही वैल्यू होती है, ठीक है। स्लोप की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, स्लोप किसके बराबर हो जाएगी, स्लोप किसके बराबर होगा, h न्यू तो वेरिएबल है ना, h न्यू तो वेरिएबल है, तो स्लोप 1 के बराबर होगा, स्लोप 1 के बराबर होगा। बोलो मेरे भाई, बेटा h न्यू तो किसके बराबर है, h न्यू बराबर x है, तो m बराबर क्या होगा, 1। आया कि नहीं आया बेटा, आप ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे हो वो देखो, ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और h न्यू के बीच में प्लॉट हो रहा है, तो h न्यू तो वेरिएबल हो गया, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये होता है x, ये x है, यदि ये वैल्यू x है तो m की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगी, सो दैट इज 1। सो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। tan थीटा 1 कब होता है, when थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। स्लोप नेगेटिव है क्योंकि इधर नेगेटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इसलिए स्लोप नेगेटिव है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये तभी समझ में आएगा जब आपने 10th में थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी होगी, यदि नहीं पढ़ी है तो ऑब्वियसली नहीं आएगा समझ में, तो मैं आपको ये छोड़ देता और बोलता फिजिक्स वाले जब पढ़ा लेंगे तो उसके बाद पढ़ाऊंगा, है ना। बट जिन्होंने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है उनको आ गया होगा समझ में। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आएगा आपको, आप इसकी टेंशन मत लो बेटा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फिजिक्स में आएगी बेटा, पढ़ा दिया फिजिक्स में, यदि फिजिक्स में पढ़ा दिया है तब तो समझ में आना चाहिए बेटा, है ना। चलो इसके और भी ग्राफ ले लेते हैं, समय है तो और ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है ना, 5 मिनट बाकी है,
मिटा दूं मैं इसको बेटा? तो एक दो ग्राफ और बना देता हूं, जल्दी से मिटा दूं क्या? आना बोलना पड़ेगा। चलो, अब मान लो किसी ने आपको बोला कि भाई ग्राफ ई और न्यू के बीच में प्लॉट करना है। देखते हैं क्या वो पॉसिबल है कि नहीं। ये भी हो सकता है कि पॉसिबल ही ना हो, देखते हैं। और हो सकता है पॉसिबल भी हो, कोई बड़ी बात नहीं, देख लेते हैं। उसने बोला कि ग्राफ प्लॉट करो ई और न्यू के बीच में। सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, E इज इक्वल्स टू H2 माइनस H2 नॉट, करेक्ट है। अब E और न्यू के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब इसको क्या मान लो, mx, ये क्या हो गया y, और ये क्या हो जाएगा c, करेक्ट है। और c बराबर क्या हो जाएगा H न्यू नॉट। H न्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है किसी मेटल के लिए, बिल्कुल कांस्टेंट है, हो जाएगा ग्राफ प्लॉट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें m बराबर क्या हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा, क्योंकि h और न्यू के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है तो x बराबर न्यू। अरे आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया ना समझ में बेटा? यहां पर ग्राफ प्लॉट करना है ई और न्यू के बीच में, तो x वेरिएबल क्या है, x एक्सिस का वेरिएबल क्या है, न्यू है, तो m बराबर h हो जाएगा बच्चों। और h न्यू नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, h की वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, तो h न्यू नॉट की वैल्यू भी किसी पर्टिकुलर मेटल की तो कांस्टेंट होगी, h न्यू नॉट कांस्टेंट और ए पर्टिकुलर मेटल, therefore h न्यू नॉट बराबर c। ग्राफ प्लॉट हो जाएगा आराम से, ये e हो गया, ये न्यू हो गया, और स्लोप नेगेटिव है। अब बेटा टेन थीटा बराबर किसके हो जाएगा, टेन थीटा बराबर m, और m इज इक्वल्स टू h। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। वो ये भी दे सकता था आपको ग्राफ में, वो आपको ग्राफ e और e बाई एच और न्यू के बीच दे सकता है, कर सकते हो ग्राफ प्लॉट, e बाई एच और न्यू के बीच भी दे सकता है ग्राफ। तो इक्वेशन क्या थी आपके पास, e was equal to e नॉट माइनस h न्यू नॉट, या h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो तुम क्या करते, h को इधर ले आओ, सो इक्वेशन हो गई e बाई एच इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट। ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल है ये, तो ये x एक्सिस पे है तो ये x हो गया, तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा 1। बस हो गया ग्राफ प्लॉट। ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये e बाई एच है, स्लोप नेगेटिव है, एंड दैट इज इक्वल टू, अब स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू न्यू नॉट, और स्लोप बराबर किसके होगा बेटा, स्लोप बराबर 1 हो जाएगा, स्लोप बराबर 1 हो जाएगा। ई बाई एच ये हो गया और ये न्यू हो गया। क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आया है समझ में? क्योंकि मैं आपको 12th का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ 11th में, है ना। आर्यन मेरे को लग रहा है तुमको बेटा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं आती होगी। आर्यन मैं सही बोल रहा हूँ क्या आर्यन, आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं आती क्या बच्चे? स्लोप इज पॉजिटिव, हाँ स्लोप तो पॉजिटिव है, स्लोप तो, अरे शिट, मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी इसमें, मैंने इसमें बहुत सारी गलतियां कर दी ग्राफ में। पहले भी एक गलती कर दी, इंटरसेप्ट नेगेटिव था यार, स्लोप तो पॉजिटिव था हर एक केस में, सॉरी। तो इधर भी गलती हुई होगी, चलो मिटा देता हूँ इसको, टाइम हो गया है। एक काम करते हैं,
इन ग्राफ्स में मैंने एक बार एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी पता है तुमको? अरे स्लोप तो सभी में पॉजिटिव था यार, इंटरसेप्ट नेगेटिव था। स्लोप तो सभी में पॉजिटिव था, इंटरसेप्ट नेगेटिव था। करेक्ट है? तो हम लोग जो है इसके बारे में अब कल बात करते हैं, क्योंकि आज समय हो गया बेटा है, पर वाई फ्रैक्शन में नहीं होता ना। नहीं, अब बेटा जो उसने कंडीशन दी अपन तो उसके हिसाब से देख रहे हैं बेटा। उसने बोल दिया E/H, ठीक है ना, बराबर। और वेरिएबल फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकता, उसका कोई रीजन एज सच है ना। तो अब अपन जो है इस पे कल बात करते हैं। एक छोटी सी गलती हो गई थी, मैं कल उसको इम्प्रूव कर दूंगा। गलती क्या हुई थी आप समझ गए होगे। इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव थी, स्लोप तो हर एक केस में पॉजिटिव ही आ रहा था, ठीक है ना। और कल स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ भी ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ठीक है ना। कल करेंगे। अब आज की कक्षा समाप्त हुई। बाय बाय, टाटा, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ग्राफ कल और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। एक बार 10-12 मिनट में ग्राफ बता दूंगा। बाय बाय, टाटा, सी यू। ठीक है, बाय बाय।